CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कक्षा 8। ऑडियो बुक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पृष्ठ 17 से पृष्ठ 31 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पृष्ठ 17 है। आपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड यानी रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं? ये कहां से आई हैं? 2.1 सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप 2.1 बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्रियाकलाप 2.2 एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता के नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजुआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा अर्थात फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 व कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। पृष्ठ 18 है। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर चित्र 2.1 दिखाया गया है, जिसका शीर्षक है जीवाणु। इसमें बाईं ओर गुलाबी रंग के कुछ जीवाणु दिखाए गए हैं। ये हैं स्पाइरल जीवाणु। जबकि दाएं ओर दिखाए गए चित्र में जो जीवाणु हैं, इन्हें कहते हैं
छड़नुमा जीवाणु। इस पृष्ठ पर बीच में बाईं ओर चित्र 2.2 दिखाया गया है। ये हैं शैवाल। इसमें बाईं ओर हरे लाल रंग का एक जीव दिखाया गया है। यह है क्लेमाइडोमोनास। इसके साथ ही एक और चित्र दिखाया गया है। यह है स्पाइरोगाइरिया। इस पृष्ठ पर बीच में दाईं ओर चित्र 2.3 दिखाया गया है। यह है प्रोटोजोआ। इसमें ऊपर बाईं ओर हल्के खाकी रंग का एक जीव दिखाया गया है। यह है अमीबा। इसके साथ ही दाईं ओर एक चित्र दिखाया गया है। यह है पैरामीशियम। इस पृष्ठ पर नीचे चित्र 2.4 दिखाया गया है। कवक। इसमें बाईं ओर सबसे पहले पौधेनुमा एक चित्र दिखाया गया है। इसे कहते हैं राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। इसके साथ ही बीच में एक और चित्र दिखाया गया है। यह है पेनिसिलियम। और दाईं ओर एक चित्र दिखाया गया है। यह है एस्परजिलस। पृष्ठ 19। इस पृष्ठ में बाईं ओर ऊपर चित्र 2.5 दिखाया गया है। ये विषाणु हैं। 2.2 सूक्ष्म जीव कहां रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक, जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। ये बर्फीली शीत से उष्ण यानी गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। 2.3 सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानिरहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनाना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं।
पहेली ने एक प्रश्न पूछा। हमने अपनी मां को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वो दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर यानी चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। पृष्ठ 20। इसमें थोड़ी मात्रा, एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गुथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी फूला हुआ पाया? चित्र 2.6। इस चित्र में 2 बर्तन दिखाए गए हैं। ऊपर दिखाए गए बर्तन में यीस्ट पाउडर के साथ मैदा दिखाया गया है। नीचे दिखाए गए बर्तन में खमीर द्वारा उठा हुआ मैदा दिखाया गया है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। चित्र 2.6। ये बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्रियाकलाप 2.4। 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। ये गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर पीले रंग के बक्से में एक चित्र दिखाया गया है। ये हैं लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन,
और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। इस पृष्ठ पर नीचे पीले रंग के बक्से में एक चित्र दिखाया गया है। ये हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि ये फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पृष्ठ 21। पशु आहार एवं कुक्कट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर पीले रंग के बक्से में कुछ विशेष जानकारी दी गई है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वो उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं हैं, क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं। वैक्सीन यानी टीका। पहेली ने एक प्रश्न पूछा, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका अर्थात वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके द्वारा रोका जा सकता है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर पीले रंग के बक्से में एक चित्र दिखाया गया है। ये हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता-पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका यानी वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया,
जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल चित्र 2.7 वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। पृष्ठ 22। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर चित्र 2.7 दिखाया गया है। नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया, एक नीले हरे शैवाल। पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली, बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। क्रियाकलाप 2.5। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक ओर रख दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद उनका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हां, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ? सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी-कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। 2.4 हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। पृष्ठ 23। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं।
संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं: हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस यानी विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूझों ने एक प्रश्न पूछा, तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? पहेली ने उत्तर दिया, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज चित्र 2.8 मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? चित्र 2.8 मादा एनोफिलीज मच्छर। पहेली ने एक रोचक प्रश्न पूछा, अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें? सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। पृष्ठ 24। इस पृष्ठ पर एक सारणी दी गई है। सारणी 2.1 मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। इसके मुख्य शीर्षक हैं मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय, सामान्य। क्षय रोग। रोग कारक सूक्ष्म जीव, जीवाणु, संचरण का तरीका, वायु। खसरा यानी मीजल्स। इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है वायरस। संचरण का तरीका, वायु। चिकन पॉक्स। इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है वायरस। संचरण का तरीका है वायु से या सीधे संपर्क के कारण। पोलियो। इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है वायरस और संचरण का तरीका है वायु या जल से। क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स व पोलियो के बचाव के उपाय हैं
रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। हैजा, इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु। संचरण का तरीका है जल या भोजन। टाइफाइड, इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु। संचरण का तरीका है जल के माध्यम से। हैजा और टाइफाइड के बचाव के सामान्य उपाय हैं व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेय जल एवं टीकाकरण। हेपेटाइटिस ए, इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है वायरस। संचरण का तरीका है जल। बचाव के सामान्य उपाय हैं उबले हुए पेय जल का प्रयोग, टीकाकरण। मलेरिया, इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ। संचरण का तरीका है मच्छर। बचाव के उपाय हैं मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर व मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे पीले रंग के एक बक्से में एक चित्र दिखाया गया है। ये रॉबर्ट कोच का चित्र है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पृष्ठ 25। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर एक सारणी दर्शाई गई है। सारणी 2.2 सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। इस सारणी के मुख्य शीर्षक हैं पादप रोग, सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका। नींबू कैंकर, ये रोग जीवाणुओं द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका है वायु। गेहूं की रस्ट, ये पादप रोग कवक के द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। भिंडी की पीत, ये वायरस द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका है कीट। खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन यानी उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि ये खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है।
पहेली आश्चर्यचकित हो गई। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी-कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी-कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः ये आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। 2.5 खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वो उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वो जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वो भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। पृष्ठ 26। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइट सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी मां को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। बूझों ने एक प्रश्न पूछा, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी मां ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है? पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं।
ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। 2.6 नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। पृष्ठ 27। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर एक चित्र दिखाया गया है। चित्र 2.9 लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं। 2.7 नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। चित्र 2.10। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। इस पृष्ठ पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है। चित्र 2.10 नाइट्रोजन चक्र। इस चित्र में सबसे नीचे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक दिखाए गए हैं। यहां से एक तीर के निशान के द्वारा यह दर्शाया गया है कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है, और फिर एक और तीर के माध्यम से यह दिखाया गया है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन बन जाती है। फिर यह दर्शाया गया है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर अगले तीर द्वारा यह दर्शाया गया है कि जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, और फिर उससे अगले तीर से यह दिखाया गया है कि मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित होते हैं। अब ध्यान से देखिए, जहां वायुमंडलीय नाइट्रोजन लिखा है, वहां अंदर की ओर एक तीर का निशान बना है।
उसके नीचे एक बक्से में लिखा है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और फिर आगे एक और तीर का निशान दिखाया गया है और वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक वाले बक्से में जाकर मिल जाता है। अब ध्यान से देखिए, जिस बक्से में सबसे नीचे लिखा है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, वहां से बिल्कुल बीच में एक तीर ऊपर की ओर दर्शाया गया है और उस तीर के ऊपर एक बक्से में लिखा है पौधों द्वारा अवशोषण। अब उसी बक्से के दाईं ओर एक और तीर बना है और उसके आगे एक बक्सा बना है जिसमें लिखा है जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, और फिर इस बक्से के नीचे एक तीर का निशान बना है और आगे एक और बक्सा बना है जिसमें लिखा है उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट, और इस बक्से के नीचे से एक तीर का निशान बना है जो कि जाके मिल जाता है उसी सबसे नीचे उपस्थित बक्से में जिसके बीच में लिखा है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। पृष्ठ 28। प्रमुख शब्द शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चरीकरण, रोगजनक, परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका अर्थात वैक्सीन, विषाणु, यीस्ट अर्थात खमीर। आपने क्या सीखा? सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। ये बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लैग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। पृष्ठ 29। अभ्यास 1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क. सूक्ष्म जीवों को रिक्त स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। ख. नीले हरे शैवाल वायु से रिक्त स्थान का स्थिरीकरण करते हैं,
जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ग, अल्कोहल का उत्पादन रिक्त स्थान नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। घ, हैजा रिक्त स्थान के द्वारा होता है। 2, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। क, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। 1, चीनी। 2, अल्कोहल। 3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 4, ऑक्सीजन। ख, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? 1, सोडियम बाइकार्बोनेट। 2, स्ट्रेप्टोमाइसिन। 3, अल्कोहल। 4, यीस्ट। ग, मलेरिया परजीवी का वाहक है। 1, मादा एनाफ्लीज मच्छर। 2, कॉकरोच। 3, घरेलू मक्खी। 4, तितली। घ, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। 1, चींटी। 2, घरेलू मक्खी। 3, ड्रैगन मक्खी। 4, मकड़ी। ड, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है। इसका कारण है 1, उष्णता। 2, पीसना। 3, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। 4, माढ़ने के कारण। च, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। 1, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 2, मोल्डिंग। 3, किण्वन। 4, संक्रमण। 3, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम 1, क, जीवाणु। ख, राइजोबियम। ग, लैक्टोबैसिलस। घ, यीस्ट। ड, एक प्रोटोजोआ। च, एक विषाणु। कॉलम 2, 1, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। 2, दही का जमना। 3, ब्रेड की बेकिंग। 4, मलेरिया का कारक। 5, हैजा का कारक। 6, एड्स का कारक। 7, प्रतिजैविक उत्पादित करना। 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं, तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? पृष्ठ 30। 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। 7, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। 9, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं। 1, खेत में चने अथवा सेम का एक पौधा समूल उखाड़िए। इसकी जड़ों का प्रेक्षण कीजिए। आपको कुछ जड़ों में कुछ गोल उभार दिखाई देंगे। ये जड़ों की ग्रंथिकाएं हैं। एक जड़ का चित्र बनाकर ग्रंथिका दर्शाइए। 2, जैम तथा जेली के लेबल एकत्र कीजिए। इसके ऊपर छपे संघटकों के नामों की सूची बनाइए। 3, एक डॉक्टर से संपर्क कर पता लगाइए कि किसी प्रतिजैविक का बहुत अधिक प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। 4, प्रोजेक्ट आवश्यक सामग्री। 2 परख नली, मार्कर पेन, चीनी, यीस्ट पाउडर। 2 गुब्बारे एवं चूने का पानी। 2 परख नली लेकर इन पर ए तथा बी निशान लगाइए। परख नलियों को एक स्टैंड में लगा दीजिए तथा ऊपर का थोड़ा सा स्थान छोड़कर इन्हें पानी से भर दीजिए। प्रत्येक परख नली में 2 चम्मच चीनी डालिए। परख नली बी में 1 चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दीजिए। 2 गुब्बारों को थोड़ा सा फुलाकर
प्रत्येक परखनली के मुख पर लगा दीजिए। इन्हें एक उष्ण स्थान एवं सूर्य के प्रकाश से दूर के स्थान पर रख दीजिए। 3-4 दिन तक प्रतिदिन इसका प्रेक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण नोटबुक में रिकॉर्ड कीजिए तथा इनकी व्याख्या के लिए सोचिए। अब एक अन्य परखनली लीजिए तथा इसमें 1/4 भाग तक चूने का पानी भरिए। परखनली बी से गुब्बारा इस प्रकार हटाइए कि गुब्बारे के अंदर की गैस बाहर न निकल पाए। अब इसे चूने के पानी वाली परखनली पर लगाकर भली भांति हिलाइए। अपने प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए। इस पृष्ठ के सबसे नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें 2 परखनलियां हैं, परखनली ए और परखनली बी। परखनली ए के ऊपर एक गुब्बारा लगा है जो कि फूला हुआ नहीं है। परखनली बी के ऊपर जो गुब्बारा लगा है वो फूला हुआ है। पृष्ठ 31। क्या आप जानते हैं, जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे थे। ये बहुत सख्त जीव हैं, इसलिए वे कठिन परिस्थिति में रह सकते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए गए हैं। वे कास्टिक सोडा की झील और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए गए हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जीवित न रह सकें। इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 2 यहां समाप्त हुआ।